या पत्रकारिता स्वयं चौथे स्तंभ का काम कर रही है या नहीं कर रही, ये एक विवाद का विषय। प्रोफेशनल से हट करके पूंजी के खेल में पहुंचे। रात को 12 बजे और कौन दस्तक दी सकता? 25 जून की रात को जब इमरजेंसी पर पुलिस की कार्रवाइयाँ इंदिरा गांधी और संजय गांधी और उस समय के शासन के आदेश से शुरू हुई, तो जो पहला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ दिल्ली में वो एक पत्रकार था जो हिंदी और भारतीय भाषा की हमारी पत्रकारिता थी। वह स्वाधीनता संग्राम की का हरा वो दस्तक। इमरजेंसी में पत्रकारिता का स्वरूप बदला। अब वास्तव में पत्रकारिता चौथा स्तंभ है या नहीं है, इस पर कई तरह की ओपिनियन हो सकती है। सर ने बहुत सुंदर तरीके से पत्रकारिता के सारे फेजेस को बताया, नारद मुनि जी से लेकर के और आज तक के हमारे पत्रकारिता के फेज को बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया। पर कहीं ना कहीं सर एक सवाल आता है हम लोगों के मन में कि क्योंकि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत दौर देखे हैं, आपने पत्रकारिता का वो दौर भी देखा बल्कि जिया जिसमें मीडिया पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। अभी हमने बात भी करी वो दौर जब मीडिया को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी गई, और आज का दौर जब हम केवल प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर नहीं हैं, सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि हम पूरी तरह से न्यूज़ से घिरे रहते हैं। तो सर किस दौर की क्या खासियत है, और स्पेशली आज के इस सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता को लेकर क्या सुधार चाहिए? अगर मुझे तारीख याद है तो 13 मई 1952 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो दोनों सदनों को, संसद के का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको पहली बार संबोधित किया। पहला आम चुनाव हो गया था, राज्यसभा भी बन गई थी। उन्होंने अपने संबोधन में एक वाक्य कहा कि हमारी सरकार प्रेस कमीशन बनाएगी। तो उस राष्ट्रपति के भाषण में ये जो एक वाक्य था वही उसी को आधार बना कर, उसकी एक कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कैसे वो उनके भाषण में आया था, लेकिन प्रेस कमीशन की मांग पत्रकारों की ओर से उठी और ये बात राजन बाबू को और जवाहरलाल नेहरू मालूम थी। इसलिए वो उस राष्ट्रपति के भाषण में जो भारत सरकार किया, राष्ट्रपति के भाषण का जो संयुक्त अधिवेशन का भाषण होता है वो उस समय की सरकार की नीतियों का दस्तावेज, आगे के कार्यक्रमों का दस्तावेज, जो करना चाहते हैं उसकी कुछ सूचनाएं उसमें रह। तो उस आधार पर 1952-53 में भारत में पहली बार प्रेस कमीशन बना, और जो प्रेस कमीशन बना वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बना। हमारे यहाँ एक जांच आयोग का एक एक्ट, जांच आयोग के एक्ट में अगर कोई कमीशन बनता है तो वो कमीशन क्वासी जुडिशियल, जिसमें कमीशन के चेयरमैन को ये अधिकार होता है कि राधिका राय को अगर तलब करना है, कुछ गवाही के लिए बुलाना है, तो आपको 8B की नोटिस देकर बुलाया जा सकता। और 8B की नोटिस, उस एक्ट के 8B की नोटिस से आपको अवश्य ही उपस्थित होना है। अगर नहीं उपस्थित होती तो पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी और गवाही दिलवाएगी। ये एक तरह से विशेषाधिकार उसको मिलता। प्रेस कमीशन को इस एक्ट
के तहत इसलिए बनाया गया क्योंकि अखबार के मालिक जो अंग्रेजी जमाने के चले आ रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि जो बातें पूछी जाए वो बताएं, तो इस तरह से उसकी एक रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट से 3 संस्थाएं पैदा हुई। भारत सरकार के आज के शास्त्री भवन में या मीडिया सेंटर में जो संस्था है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो उस रिपोर्ट से एक। दूसरा, उस रिपोर्ट से आज जो रंजना देसाई जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो प्रेस काउंसिल काम कर रही है, वो दूसरी संस्था। उसी तरह से एक पत्रकारों के वेतन के लिए जो आयोग बना, वो तीसरी संस्था, और भी लंबी चौड़ी रिपोर्ट। अब जब मुरारजी भाई देसाई की सरकार बनी तो मुरारजी भाई ने जो काम किया वो सेकंड प्रेस कमीशन। मुरारजी भाई की सरकार चली गई, इंदिरा गांधी आई, तो आप गौर करिए, ये तथ्य है कि इंदिरा गांधी ने उस प्रेस कमीशन को भंग नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस प्रेस कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट कर, यानी उनके लोगों को हटा दिया और अपने लोगों को बैठा दिया। प्रेस कमीशन को चलाए रख। उस प्रेस कमीशन की 1983 में रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट, उससे कुछ और पत्रकारिता में सुधार। अब जो आपका सवाल है वहां यहां से शुरू हो। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं और सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि 1983 के बाद जब मीडिया का विस्तार हो गया, मीडिया केवल प्रिंट मीडिया नहीं, पहले प्रिंट मीडिया थी, फिर चैनल आए 90 के दशक में, और कुछ 5-7-10 साल के अंदर अब डिजिटल मीडिया है, और अब हर आदमी के हाथ में मीडिया, हर मोबाइल में मीडिया। तो ऐसे समय में मीडिया में नियमन यानी रेगुलेशन और रूल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भारत सरकार को जो कदम उठाना चाहिए, वो भारत सरकार ने आज तक नहीं उठाया। मैं इसकी कहानी बताऊंगा। और तो ये देख करके जब केवल चैनल आए थे, तो मुझे याद है कि 2000 की बात है, माने 98 से 2000 तक, यानी 98 से 2000 तक 2 साल हमने, यानी मैं भी उसमें शामिल था, लेकिन मुख्य भूमिका थी वीजी वर्गीज की, प्रभाष जोशी की, अजीत भट्टाचार्य जी की, और हम लोग ये चारों मिलकर के उस समय के जो प्रेस काउंसिल के चेयरमैन थे, जस्टिस पीवी सावंत के ऑफिस जाते थे और बातचीत करते थे कि ये प्रेस जो काउंसिल है वो अब डिफंक्ट, और अब एक मीडिया काउंसिल बननी चाहिए जिसके तहत चैनल भी आना चाहिए। तो तब तक चैनल ही था, और बाकायदे एक बिल का ड्राफ्ट बना करके हम सब लोग सुषमा स्वराज, जो उस समय इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, उनके पास गए। सुषमा जी से हमारा व्यक्तिगत भी मिलना जुलना था, तो हमने समय लिया, उन्होंने दिया, और हम लोग गए, लंबी बात हुई और तो आज 24 साल हो गया। समय समय पर इस पर हमने बहुत सेमिनार किया है, मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पर मैंने खुद लिखा बहुत। अभी मंथन के एक अंक में मीडिया काउंसिल की प्रबल संभावना करके मैंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा,
और जो उस आर्टिकल को लिखने फाइनल करने के पहले प्रकाश जावड़ेकर, जो उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे, जिनसे मेरा पुराना परिचय है, उनसे मैंने समय लिया और उन्होंने मुझे समय दिया और हमने कहा कि मैं पत्रकार के नाते नहीं, हम एक नागरिक के रूप में आपसे बात करना चाहते हैं और मैं ये समझना चाहता हूँ कि मीडिया काउंसिल के बारे में आपका अप्रोच क्या है, सरकार का अप्रोच क्या है, बाकी हिस्ट्री भी बताएगी। मुझे प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि मीडिया काउंसिल का बिल तैयार है, कैबिनेट के एजेंडे में हम शामिल करवा करके उसको किसी दिन भी पारित करवाएंगे। हमारी बातचीत के बाद हमारा लेख तो छप गया मंथन में। मंथन एक रिसर्च जर्नल हिंदी अंग्रेजी में छपता, लेकिन बातचीत के 2-3 दिन बाद ही हमने देखा कि मंत्रिमंडल का फेरबदल हो गया और सूचना प्रसारण मंत्री अब जो है वो प्रकाश जावड़ेकर जी नहीं है, अब हो गए हैं ठाकुर। अच्छा, तो ये ठाकुर जी जो है वो जो उस समय सूचना प्रसारण मंत्री हो गए और चुनाव की बात भी थी, तो इसलिए ये बातें टल गई। नए सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं अभी, उनसे हमने तो कोई बात नहीं की है, लेकिन मैं ये वर्णन से इसको समाप्त करना चाहता हूँ यहाँ पर कि राव इंद्रजीत सिंह एक स्टैंडिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन। राव इंद्रजीत सिंह की एक रिपोर्ट आई 2012 में आई। मैंने उनको एक जगह बुलाया और उनका भाषण भी हुआ उस रिपोर्ट पर। उस रिपोर्ट में है कि मीडिया काउंसिल बननी चाहिए। उस रिपोर्ट में है कि 6 महीने के अंदर भारत सरकार मीडिया काउंसिल बना करके और पार्लियामेंट को बताए। अब पार्लियामेंट के मेंबर की ये जिम्मेदारी है कि वो पूछे कि उस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस का क्या हुआ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की मीडिया में लोकतंत्र चलता है नियम और नियमन से। लोकतंत्र एनार्की में नहीं चलता। मीडिया में आज एनार्की, तो एनार्की से कैसे लोकतांत्रिक मीडिया बने, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार, इसकी जिम्मेदारी पत्रकार संगठन होती। और अभी प्रेस काउंसिल ने 15 पत्रकारों को सम्मानित किया। उसमें मुझे रंजना देसाई जी ने, या प्रेस काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। वहां भी मैंने मीडिया काउंसिल का पूरा इतिहास बताया और रंजना देसाई ने मुझे बाद में कहा कि मैं ये देखती हूँ और हमारा तो कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन हम प्रयास करें। ट्राई नाम की एक संस्था है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसकी 8 रिपोर्ट मीडिया मोनोपोली पर है। मीडिया की ट्रेजेडी क्या है आज? मीडिया की ट्रेजेडी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोनोपोली। पंजाब की मीडिया अगर कोई सर्वे करे तो कौन चला रहा है? 2-3 परिवार चला रहा। और पूरी, अगर आप प्रेस रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएं और ये देखें कि प्रिंट मीडिया की संख्या कितनी है, जिसमें अखबार पत्र पत्रिकाएं, तो 1.5 लाख। क्या 1.5 लाख अखबार चल रहे हैं? नहीं। ये 1.5 लाख तो 1.5 लाख संख्या है, रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, वो छपते भी हो। लेकिन पूरी मीडिया को 14-15 हाउसेस कंट्रोल। दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में
मीडिया की ऐसी मोनोपोली नहीं है जैसी कि भारत में है। और ये 2000 से लेकर के 2024 तक चली आ रही। अब नई टेक्नोलॉजी ने जो हमको सुविधा दी है, उस सुविधा से और इस दौर में मीडिया मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है सच को उजागर। मीडिया का काम है समाज की भलाई के लिए जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको सामने ले। मीडिया का काम है अगर किसी के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ खड़े होना चाहिए न्याय के लिए। आज मीडिया क्या कर रही है वो मुझे बताने की जरूरत, लेकिन ये जो मीडिया का दौर है उस मीडिया के दौर को वो एक कसौटी से पहचाना जा सकता। और कसौटी ये है कि क्या हम सत्य की खोज कर रहे हैं या हम सत्य को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया का ये जो दौर है वो अपने अपने सत्य को बढ़ने का दौर है। हमको किसी दिन जब मीडिया स्वस्थ होगी, आज मीडिया बीमार, उसकी बीमारी क्या क्या है ये मैं नहीं बताना चाहता, सब लोग जानते हैं। लेकिन मीडिया को जब स्वस्थ होगा, चाहे नेचुरोपैथी से हो, आयुर्वेद से हो या किससे हो या परमात्मा के आशीर्वाद से हो, मीडिया जब स्वस्थ होगी तो सत्य की खोज करेगी। भारत की धरती सत्य की खोज की धरती है और सत्य सनातन। मीडिया सनातन सत्य के साथ खड़ी होने के लिए जानी जाती है और यही मुझसे उम्मीद। सर एक सवाल मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे स्टूडेंट्स जो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जर्नलिज्म एक ग्लैमरस करियर है, क्योंकि वो जो हमारे 3-4 लीडिंग न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर न्यूज़ एंकर्स को दिन रात देखते हैं और वो यही सपना देखते हैं कि शायद उन चेहरों में से किसी एक दिन उनका चेहरा भी होगा। तो सर ये सफ़र जो एक नए जर्नलिस्ट के लिए है, एक लीडिंग न्यूज़ चैनल का लीडिंग न्यूज़ एंकर बनने का, ये कितना लंबा है, कितना मुश्किल है, और इन बच्चों के लिए और क्या क्या चॉइसेस हैं जर्नलिज्म में अपार्ट फ्रॉम बीइंग द मेन न्यूज़ एंकर ऑफ अ न्यूज़ चैनल? देखिए, पत्रकारिता एक समय विशेष में होती और हर समय की अपनी ज़रूरतें रहती हैं, हर समय की अपनी एक कुछ संभावनाएं भी होती हैं, परिस्थितियां भी होती। उसी दृष्टि से हमको आज की ये जो मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी उनको देखना चाहिए। पहले पत्रकारिता की बहुत पढ़ाई हुई, इक्के दुक्के इंस्टीट्यूशंस थे। अब पत्रकारिता की पढ़ाई भी हो रही है और पत्रकारिता के छात्रों के लिए स्कोप भी है। जैसे मास कम्युनिकेशन से जब वो निकलते हैं तो तमाम ये जो बड़े चैनल हैं उसकी बात छोड़ नहीं दी थी, तो और भी जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, अब वेबसाइट यानी वेबसाइट जर्नलिज्म का एक बड़ा दौर और कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है, कोई ऐसी मैगजीन नहीं है, कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसकी अपनी वेबसाइट में। अब वेबसाइट के लिए उनको 24 घंटे अगर वेबसाइट चलानी है तो कम से कम 4 पारी में उस वेबसाइट को चलाना पड़ेगा। एक एक पारी के लिए, अच्छी वेबसाइट के लिए कम से कम 2 या 3 पत्रकार चाहिए। और वो उनका काम क्या है? यही
मैं मास कम्युनिकेशन के छात्रों के लिए स्कोप भी है। ये एक उदाहरण है से मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए मैंने कई बार ये बात कही है और मैं दिखता भी नहीं, मैं रिपोर्टर रहा, संपादक तो हम बाद भी हुआ है, संपादक हम बनना भी नहीं चाहते। हमारी रुचि रिपोर्टर में है और आज भी मैं रिपोर्टर ही मानता हूँ। तो पहले कल भी मैंने ये बात बताई थी किसी को, पहले छोटी छोटी सूचनाएं एकत्र करने के लिए हम लोग कई दिन भटकते, मंत्री के पास जाते थे, सेक्रेटरी के पास जाते थे, गवर्नर के पास जाते थे। इसका मैं लंबा किस्सा आपको सुना सकता हूँ, हमको बड़ा अनुभव। जैसे मैंने कल सुनाया था कि अयोध्या आंदोलन जब चल रहा था तो पार्लियामेंट की एक कमेटी की मीटिंग होती थी 10 बजे से 11 बजे मैं आडवाणी जी के पास पहुंच जाता था। आडवाणी जी पूरी 50 लोग हैं तो 50 ने क्या कहा वो सब हमको बता देते, लेकिन ऑफिशियल सूचना प्राप्त होती थी हमको रात को 9 बजे। तो एक दौर था जब छोटी छोटी सूचनाओं के लिए लोगों को भटकना पड़ता। अब आज हम नए दौर में हैं। इस दौर में आप गूगल बाबा को केवल याद करिए, नेट सर्च करिए। जैसे मैं रोज कुछ न कुछ लिखवाता हूँ, 500 शब्द। हमारा सहयोग जो लड़का टाइप करता है कंप्यूटर पर, उसका नाम कोठारी। कोठारी को कई बार हमारी स्पेलिंग, नाम अगर हमको याद नहीं रहता है तो मैं कहता हूँ सर्च करो, और वो तुरंत सर्च करके देख लेता है। मैं अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखवा रहा था, ये पंचायती राज पर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत। तो मैंने उससे कहा कि राजीव गांधी का जो 64th अमेंडमेंट पेश करते हुए जो भाषण है उसको सर्च करो, और उसने सर्च किया और मिल गया। 7 अगस्त 1989 को, 7 मई 1989 को राजीव गांधी लोकसभा में 64th अमेंडमेंट पेश कर। अब उस जमाने में हमको उनका भाषण पढ़ने के लिए पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जा कर के और जो वॉल्यूम बने हैं उसको पलटना पड़ता। अब उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है और कोई भी पढ़ सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस दौर में जो नए पत्रकार हैं उनको क्या करना है, उनको अपनी समझ बढ़ानी है, उनको के अध्ययन का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए पहले बात, जिससे कि वो जो चीज समझना चाहते हैं, जो चीज लिखना चाहते हैं, वो क्या होगा इसकी थोड़ी समझ विकसित हो। हम इस पर आएंगे, मैं बताऊंगा। तो पहली चीज ये है कि उनको का अध्ययन का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। अगर अध्ययन का क्षेत्र व्यापक है तो सूचनाएं उपलब्ध, संदर्भ सामग्री उपलब्ध, रेफरेंसेस उपलब्ध। आपको क्या करना है, कोई घटना हुई, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं कहूं कि आज की एक खबर है कि रामविलास शर्मा ने करीब करीब बीजेपी से बगावत कर। अब अगर किसी को इसी पर खबर बनानी है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रोफाइल निकालेगा, शर्मा जी की प्रोफाइल निकालेगा, और इसके बाद उसको तय करना है कि हमको क्या लिखना। उसको लिखना चाहिए कि ये इतने लंबे समय तक बीजेपी में रहने के बाद वो क्यों बगावत करके और नॉमिनेशन कर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वेबसाइट जर्नलिज्म है वो प्रिंट जर्नलिज्म का एक्सटेंशन, उसमें आपको स्टोरी फाइल करनी है।
और सच अच्छी वेबसाइट वही है जो हर लेटेस्ट घटना को रिपोर्ट कर। मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, यानी तथ्य हैं आपके पास, तथ्यों को कैसे पिरोना है और एक निष्कर्ष तक ले जाना है। तो किसी भी स्टोरी की 4-5 बातें होती हैं। नंबर 1 कि तथ्य क्या है आपके पास। नंबर 2, उस तथ्य की एनालिसिस आप करने की आपकी कितनी क्षमता। 3 कि उस एनालिसिस का निष्कर्ष क्या है। किसी भी स्टोरी में, किसी भी आर्टिकल में ये 3 बातें। अगर वेबसाइट की जर्नलिज्म में किसी को जाना है तो उसे तथ्य को पकड़ने आना चाहिए, उसके एनालिसिस करने आना चाहिए, और इसका बहुत स्कोप है। आज मैं ठीक संख्या नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम पोर्टल, वेबसाइट मिला करके 1-1.5 लाख की संख्या होगी और इतने अपॉर्चुनिटीज। अब मैं इसको और दूसरे ढंग से कहता हूँ। आरजी कर नाम का जो हॉस्पिटल है कलकत्ता का, नाम है पूरा राधा गोविंद कर। अब जो पत्रकारिता में है, उनके राधा गोविंद कर हॉस्पिटल का इतिहास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और वो उपलब्ध। आज स्टोरी है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि नॉर्थ बंगाल लॉबी वहां के उस हॉस्पिटल को कंट्रोल कर रही। तो मैंने वो रिपोर्ट पूरी पढ़ी और मुझे लगा कि नॉर्थ बंगाल भौगोलिक एरिया तो नहीं है। तो उस जिसने लिखा है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब एक विधा आजकल ये भी है, एक्सप्लेन। आप अंग्रेजी अखबार देख लीजिए तो एक कभी होता था न्यूज एनालिसिस, तो अब पत्रकारिता का एक नया फेज है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब यह है कि कोई एक सब्जेक्ट है, वो उसको समझाना है, तो उससे संबंधित रीडर्स में जो सवाल पैदा होते हैं उसके मन में, उसको का उत्तर आप दे सके, ये एक्सप्लेन। अब जैसे मान लीजिए बहुत सैकड़ों साल की बात, गृह मंत्री अमित शाह की इनिशिएटिव से आईपीसी जो थी, सीआरपीसी जो थी, वो बदला गया और 3 संहिताएं आई। अब उन 3 संहिताओं में क्या है ये एक्सप्लेन कर। मैं एक संहिता के बारे में आपको बताता हूँ, और ये पत्रकारों को इन बारीक चीजों पर, जो भी प्रोफेशनल अपने करियर बनाना चाहते हैं, उनको ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए ये जो 3 संहिताओं में एक न्याय संहिता, न्याय संहिता में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है वो है आर्टिकल 124B। ये आर्टिकल 124B क्या है? 1908 में अगर माधवराव सप्रे नाम का पत्रकार देशद्रोह में पकड़ा, राजद्रोह में पकड़ा जाता है और जेल डाल दिया जाता है, तो वो 124B था। यानी अंग्रेजी जमाने में 124B था। यानी जो लोग अंग्रेजों की नज़र में राजद्रोह करते थे, वो उसके तहत डाल दिए जाते थे, उन पर मुकदमा नहीं चल सकता था। सरकार जब चाहती थी, जब तक चाहती थी, तब तक जेल में डाल देती थी। तिलक उसमें गए हैं, महात्मा गांधी उसमें गए हैं, बड़े बड़े पत्रकार गए हैं। अच्छा, अब हमारे संविधान ने
संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में ये धारा हटा दी, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और कई जगह विद्रोह वगैरह होने लगा, तो उन्होंने जो फर्स्ट अमेंडमेंट कराया उसमें 124B इंट्रोड्यूस, यानी एक नेहरू के बारे में कहा जाता था कि वो अंग्रेजों जैसे ही है, बल्कि वो कहते थे कि मैं जो अंग्रेज वायसराय थे मैं अंग्रेज प्रधानमंत्री हूँ। तो उन्होंने राजद्रोह को वापस लाया। अब ये जो न्याय संहिता बनी है वो राजद्रोह की जगह देशद्रोह उसमें शब्द शामिल किया और 184B को हटा करके उसका नया क्लास बनाया। ये बारीक चीज है और अब राजद्रोह और देशद्रोह में क्या फर्क है ये समझाना चाहिए। राजद्रोह यानी ब्रिटिश राज के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है वो राजद्रोह का अपराध। यहाँ राजद्रोह हटा दिया गया, लेकिन भारत की अखंडता और एकता अगर किसी के आचरण से, किसी के बोलने से, किसी के काम से, किसी के गतिविधि से खतरे में पड़ती है तो देश तो रहना है, इसलिए देशद्रोह का क्लाज होना चाहिए। ये समझाने का काम जो है वो एक्सप्लेन में आता है, या यूँ कहना चाहिए कि पत्रकारों को इस तरह की समझ, बारीक समझ विकसित करनी चाहिए। और जो इस, तो मैं ये अंत में कहूँगा कि पत्रकारिता के नई टेक्नोलॉजी के दौरान भी एनआरकी के बावजूद मेधावी पत्रकारों को जिन्होंने योग्यता अर्जित की है और जिनके मन में कुछ अच्छा करने की है, उनके लिए इसको उतना ही है जितना हमारा आकाश। तो हाँ सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वाकई में अगर कोई अच्छी जर्नलिज्म प्रैक्टिस करना चाहता है, हमारे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए है ये संदेश, तो स्काई इज़ द लिमिट। सर एक आखिरी सवाल कि आज जर्नलिज्म की बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, हेल्थ जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, साइंस, फाइनेंस, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो बडिंग जर्नलिस्ट्स हैं, क्या उनको शुरू से ही स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए या किस ध्येय को रखकर उनको आगे बढ़ना चाहिए अपना करियर बनाने के? जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, माने मास कम्युनिकेशन के छात्र को 4-5 बातें जरूर करनी चाहिए। नंबर 1, पत्रकारिता की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, खास करके भारत की पत्रकारिता की। दूसरा, हिंदी, अंग्रेजी में और दूसरी भाषाओं में भी उनको इंटरव्यू करने की कला सीखनी चाहिए और इंटरव्यू करने की कला अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन। कोई बहुत बड़ा आदमी आपको 2 मिनट ही देता है, 2 मिनट में ही आप कैसे उससे अपने काम की चीज निकाल लेंगे और फिर लंबी स्टोरी कर सकते हैं। ये कला इंटरव्यू कैसे किया जाता है, जो विश्वव्यापी मशहूर इंटरव्यू हुए उसकी किताब भी है। संभवतः ये इंटरव्यू वाली किताब यहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा, उसी तरह से एक पत्रकारिता की सामान्य समझ के बाद जो तीसरी या चौथी बात पत्रकार को, होने वाले पत्रकार को या पढ़ने वाले पत्रकार को जाननी चाहिए, वो ये कि उसकी अभिरुचि यानी उसका इंटरेस्ट किसमें, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट, तो उसको अपने से सवाल करना चाहिए कि मैं कौन सा काम अच्छा कर सकता। अगर वो रिपोर्टिंग अच्छा कर सकता है
तो उसे डेस्क का काम देने की तरफ नहीं जाता, लेकिन डेस्क के प्राइमरी चीजें उसको जानकारी होनी चाहिए। और उसी तरह से अगर उसका इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट जहाँ है, अगर आपने ये तय कर लिया कि हमारा मन जिस काम में लगता है वो आपका इंटरेस्ट, तो मन आपका अगर लगता है लिटरेचर में, मन अगर आपका लगता है साइंस में, मन आपका लगता है स्पोर्ट्स में, मन आपका लगता है हेल्थ में, मन आपका लगता है पॉलिटिक्स में, तो ये सारी एरिया हैं जिसमें धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन एक दिन में नहीं, स्पेशलाइजेशन की एक प्रोसेस और उसके फेजेज। तो अगर आपने ये तय कर लिया कि हमारा इंटरेस्ट यानी हमारी दिलचस्पी यानी हम अच्छा इस क्षेत्र में कर सकते हैं, तो उससे संबंधित लिटरेचर पढ़ना, उससे संबंधित लोगों को पढ़ना, लोगों से संपर्क रखना। और जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने सीखा है वो गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा जरूर नहीं कि गुरुकुल में ही हो, इस विश्वविद्यालय में भी गुरु शिष्य परंपरा को आप नए रूप में स्थापित कर सकते। अगर वो अपने अध्यापक से मेरे शिष्टाचार में पूछे प्रेम से पूछे, तो वो भी गुरु शिष्य परंपरा ही है। और तो उसको फिर जैसे मान लीजिए मैं रोज शाम को टहलता हूँ, 3-4 रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ चलते हैं और वो बातचीत में पूछते रहते हैं कि ये इसके बारे में, ये इसके बारे में। वो जैसे मान लीजिए एक श्री अरविंदो पर मैंने एक लड़के को कहा है कि श्री अरविंदो पर रिसर्च। श्री अरविंदो में हमारी रुचि है बहुत दिनों से, तो वो श्री अरविंदो से संबंधित सवाल पूछता होता है और हमको जो मालूम होता है मैं बताता हूँ। मतलब ये कि सीखने की जो अगर आप भी ललक है तो वहाँ से स्पेशलाइजेशन की शुरुआत होती है। और फिर किसी दिन ऐसा भी आएगा कि उनसे ज़्यादा जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है अरविंदो पर, वो लड़का रिसर्च कर रहा है, एक दिन आएगा कि वो हम उससे ज़्यादा अरविंदो के बारे में जान सकते। तो ये स्पेशलाइजेशन की एरिया अब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दौर स्पेशलाइजेशन, जैसे मान लीजिए अब हेल्थ में ही अगर देखें तो कोई कान का डॉक्टर है, कोई आँख का डॉक्टर है, कोई नाक का डॉक्टर है, कोई जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर थे, वो आँख के नहीं, वो नाक और कान के डॉक्टर। उनके जो सहपाठी है डॉक्टर अनूप सराया, अभी उनका सुबह फोन भी आया, वो अनूप सराया पेट के डॉक्टर, गैस्ट्रो के डॉक्टर। यानी जब अगर हेल्थ में एक हिस्से के डॉक्टर हो गए, कोई घुटने का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, जैसे मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो एंजियोग्राफी तक उसका रोल है, उससे आगे जरूरत है तो उस सर्जन की जरूरत पड़ी, हार्ट सर्जन की जरूरत पड़ी। ये सारे स्पेशलाइजेशन के उदाहरण है। पत्रकारिता में भी पहले था नहीं था, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आज आप हर अखबार देखिए तो स्पोर्ट्स के 2 पेज है, अगर कहीं कोई देखे बिजनेस का 1 पेज है, राजनीति का 1 पेज है। ये सारे स्पेशलाइजेशन की मांग कर, और स्पोर्ट्स में भी स्पेशलाइजेशन। अब स्पोर्ट्स की भी एरिया बटी हुई है, जो क्रिकेट कवर करेगा वो आके नहीं कवर कर, फुटबॉल कवर नहीं कर सकता। यानी स्पेशलाइजेशन जीवन के अगर 1000 क्षेत्र हैं
तो 1000 स्पेशलाइजेशन की एरिया है और वो सब एरिया मास कम्युनिकेशन के छात्रों के लिए पत्रकारिता की दृष्टि से वो सारे हैं। आपकी पसंद, आपकी रुचि या आपकी योग्यता किसमें है, ये आपको तय करना है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर तरीके से वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री राम बहादुर राय जी ने आज हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। ये इंटरव्यू एक बहुत ही मास्टरपीस है, मैं कहूँगी फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। इतने सुंदर तरीके से सर ने बहुत बहुत कम समय में पत्रकारिता का इतिहास, अलग अलग फेजेस और आज के एक भावी पत्रकार को किस तरह शुरू से ही क्या मेहनत करनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से सर ने बताया कि हम शुरू से ही स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं अपनी रुचि को देखते हुए। और एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर सही मायनों में पत्रकारिता प्रैक्टिस करनी है तो स्काई इज़ द लिमिट, फिर अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद है आज का हमारा SGT पल्स का ये खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द शो, प्लीज़ प्रेस दैट फॉलो बटन and share with your friends. And we would love if you connect with us at SGT Pulse. Your encouragement keeps us going and helps us keep our finger on what's happening. So tune into SGT Pulse, what's now and what's next.